हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छे हैं सभी लोग? आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन होपफुली समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा कोशिश बस यही है कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे हर लेवल के स्टूडेंट को पीएनसी समझ में आए, पढ़ने में मजा आना चाहिए। ठीक है ना? तो अपने आज के लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ find the number of 5-digit numbers find the number of 5-digit numbers which can be formed by using digits by using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition if फर्स्ट पार्ट है आपका there is no restriction। वन बाई वन अपन करेंगे। there is no restriction। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। वी हैव टू फॉर्म 5-digit नंबर। 5-digit नंबर बनाना है और अवेलेबल डिजिट्स कितनी है? देयर आर 6 डिजिट, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 डिजिट में से मेरे को 5 डिजिट यूज करके 5-digit नंबर बनाना है विदाउट रेपिटेशन। आपको गिवन है कि कोई भी डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते। फर्स्ट पार्ट है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना? तो मैंने 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना? लेकिन अब एक फाइट है यार कि जीरो को हम फर्स्ट बॉक्स में यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट बॉक्स को कितने डिफरेंट मैनर से फिल किया जा सकता है? बची हुई कोई भी नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर आ सकती है। तो फर्स्ट बॉक्स को किसी भी एक नॉन जीरो डिजिट से फिल कर सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 5 मैनर्स आ गए। जब फर्स्ट बॉक्स फिल हो गया, इट मींस इन 5 में से, ये जो 5 नॉन जीरो डिजिट, इन 5 में से कोई एक डिजिट मैंने पहले बॉक्स में यूज कर ली। अब उस डिजिट को आगे यूज नहीं कर सकते, लेकिन आगे हम जीरो को तो यूज कर ही सकते हैं। तो इसको भी फिल करने के कितने मैनर्स आ जाएंगे? 5, क्योंकि जीरो यहाँ पर आ सकता। उसके बाद फिर 4, 3, 2, है ना? तो अपना आंसर क्या आएगा? सभी का मल्टीप्लाई 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट इसको रिवर्स अप्रोच से करते हैं। इसी का सेकेंड अप्रोच, इसी पार्ट का 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए। तो पहले हम ओवरऑल चल रहा है। इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब मैं कोई किसी भी बॉक्स में कोई भी डिजिट यूज करूंगा और उससे जो एक्स्ट्रा आंसर्स आएंगे उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास 6 डिजिट हैं, तो इस बॉक्स को फिल करने के 6 मैनर, इसके 5, 4, 3, 2, है ना? तो टोटल मैनर्स कितने आ जाएंगे? फैक्टोरियल 6 आ गए। 2 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई। लेकिन अब इसमें एक फाइट ये आ जाएगी, जब फर्स्ट बॉक्स में जीरो आया, क्योंकि हमने फर्स्ट बॉक्स को हर एक डिजिट से फिल किया है, तो इस काउंटिंग जो फैक्टोरियल 6 काउंटिंग है, इसमें एक वो मैनर भी काउंट हो रहा है जिसमें फर्स्ट बॉक्स में जीरो आ रहा है। तो अगर फर्स्ट बॉक्स में जीरो आ गया तो नंबर 5 डिजिट का नहीं होगा। तो फर्स्ट बॉक्स में जीरो फिल कर दिया। और अब ये देखिए, अब आप इसको कितने मैनर से फिल कर सकते हैं? इसको 5, है ना? इसके 4, इसके 3, इसके 2, तो दैट इज फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 6 माइनस ये के सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाएंगे। तो फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, तो रिडक्शन फार्मूला से 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5, दैट कम्स आउट टू बी 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो देखिए दोनों आपके पार्ट मैच कर रहे हैं। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और रिवर्स अप्रोच के थ्रू भी चल सकते हैं। सेकेंड पार्ट है नंबर इज इवन। नंबर इवन होना चाहिए, है ना? तो अब यार अगर इवन नंबर बनाना है तो रेस्ट्रिक्शन किस में आएगी? लास्ट वाले बॉक्स में आ जाएगी। मैंने 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर इवन बनाना यानी लास्ट बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन है। लास्ट बॉक्स पे 0, 2, 4, 6, 8 यानी कोई भी एक इवन डिजिट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ग्रेविटी है, बिकॉज जीरो अवेलेबल है। जीरो अगर नहीं होता तो क्वेश्चन काफी सिंपल होता। अब जीरो है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक केस तो है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें,
और फिर दूसरा अप्रोच होता है हम रिवर्स फॉर्म में सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज द स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। नंबर इवन बनाना तो मैंने केस 1 बना लिया कि जब हम लास्ट पार्ट में 2 या 4 फिल करते हैं, जब मैंने लास्ट पार्ट में लास्ट बॉक्स में 2 या 4 डाला तो इसको फिल करने के कितने माइनस आ गए 2। तो अब अपने पास कितने डिजिट मतलब 2 या 4 मैंने यूज कर लिया तो नंबर इवन बन गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट बॉक्स की। फर्स्ट बॉक्स में वो डिजिट नहीं आएगी जिसको आपने लास्ट बॉक्स में यूज किया है और जीरो भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट बॉक्स में जीरो भी नहीं आएगा और वो डिजिट भी नहीं आएगी जिसको आपने लास्ट बॉक्स में यूज किया है। तो इन दोनों को हटा के बची हुई 4 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकती है। तो इस बॉक्स को आप कितने मैनर से फिल कर सकते हैं 4, है ना। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इन 3 बॉक्स पे, ये तीनों बॉक्स फ्री है। तो 2 डिजिट आपने यूज कर ली, बची 4 डिजिट, तो आपके पास कितने मेथड आएंगे इसको फिल करने 4, इसके 3, इसके 2। तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर क्या आएगा 4 इंटू 432 मतलब फैक्टोरियल 4 इंटू लास्ट बॉक्स का 2 मेथड। तो फैक्टोरियल 4 मींस 24 4 जा 96 इंटू 2 आई थिंक 192, है ना। ये 192 केसेस आएंगे। और एक इसमें एक केस और आएगा, उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ 1 2 3 4 5। जब लास्ट बॉक्स में मैं 0 यूज कर रहा हूँ, जब लास्ट बॉक्स में 0 मैंने यूज किया तो नंबर इवन बन ही जाएगा, है ना। अब 0 यहाँ पर यूज हो गया तो अब ये बॉक्स हमारा रेस्ट्रिक्टेड नहीं, अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो अब इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास 5 मैनर्स हैं, तो सारे डिजिट नॉन जीरो है। इसको फिल करने के 4 3 इसके 2, तो टोटल मैनर्स कितने आ जाएंगे फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 5 टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल वेज यानी 192 पहले केस का आंसर आ रहा है और सेकंड केस का आंसर आ रहा है 120। तो ऐड कर लीजिए 2 2 9 1 11 एंड 1 1 2 1 3 आई थिंक 312। सही है बच्चों। तो ये मैंने क्या किया, 2 केस बना के सॉल्व किया है, क्योंकि जब हम पीएनसी सीख रहे होते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो हमें थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। तो हमने कोई भी रिस्क ना लेते हुए केसेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन जब हम 6-7 लेक्चर पढ़ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, 100 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद बच्चे एक्चुअली इसको रिवर्स अप्रोच से करना स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्स अप्रोच बच्चों का लगानी हो, डायरेक्ट एक बार में आंसर चाहिए, तो मैंने 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए 1 2 3 4 5, है ना। अवेलेबल डिजिट लिख देता हूं मैं ऊपर 0 1 2 3 4 5। अब मुझे नंबर इवन बनाना था, तो लास्ट बॉक्स को हम 3 मैनर से फिल कर सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब हम डायरेक्ट एक बार में सीधा आंसर निकालेंगे। तो इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने मैनर हो गए 3। जब ये बॉक्स फिल हो गया, अब हम इसकी बात करते हैं, यानी कोई एक डिजिट मैंने इन 6 डिजिट में से यहाँ पर यूज कर ली। अब इसको फिल करने के मेरे पास कितने मैनर आ गए 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2। तो आंसर कितना आएगा, ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक फैक्टोरियल 5 इंटू 3 फैक्टोरियल 120 123 जा 360। ये तो टोटल मैनर आ गया। अब इस टोटल मैनर में से मेरे को वो आंसर सब्ट्रैक्ट करने होंगे। देखिए हमने लास्ट बॉक्स को तीनों मैनर से फिल किया, 0 भी डाला है, 2 भी डाला, 4 भी डाला है। लेकिन अब इसमें एक फाइट आएगी जब लास्ट बॉक्स में 2 या 4 आया होगा। जब लास्ट बॉक्स को मैंने 2 या 4 से फिल किया होगा तो 0 उस समय फ्री हो जाएगा, और 0 को मतलब बाकी सारी डिजिट को हम फर्स्ट बॉक्स में भी यूज कर रहे हैं, तो 0 मूव करता करता अगर फर्स्ट बॉक्स में आ गया, देखिएगा जरा ये चेक कीजिए क्या ये वाली काउंटिंग इसमें इंक्लूडेड है या नहीं। जब लास्ट बॉक्स को मैंने 2 या 4 से फिल किया और 0 फर्स्ट बॉक्स में आया, ऑब्वियसली यार ये इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने लास्ट बॉक्स तो तीनों डिजिट से फिल किया था इवन से, और फिर जो बचा कुचा था उसको हमने फर्स्ट बॉक्स में यूज किया। तो इट मींस ये नंबर हमारी इस काउंटिंग में इंक्लूडेड है, जबकि ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए बिकॉज ये 4 डिजिट नंबर है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लास्ट बॉक्स को 2 या 4 से फिल किया, 0 यहाँ यूज कर लिया, तो 2 डिजिट यूज हो गई। इसके बाद इसके मेथड हो गया 4 3 2 4 3 जा 12 2 जा 24 2 जा 48। तो 48 यानी ये जो काउंटिंग आ रही थी इसमें 360 में से 48 नंबर ऐसे होंगे जो 4 डिजिट नंबर होंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड बेस 360 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर दिए एंड आंसर कम्स आउट टू बी 312। ठीक है बच्चों, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर बनाइए जो 5 से डिविजिबल हो। 1 2 3 4 5 ब्लैंक बॉक्स बना लिए। अब यार अगर 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो फिर से रेस्ट्रिक्शन लास्ट बॉक्स में आएगी, तो लास्ट बॉक्स में या तो 5 आना चाहिए
या फिर 0। लेकिन 0 है तो थोड़ा तो यार ये टेंशन देता है, क्योंकि 0 है, 0 फर्स्ट बॉक्स में आ गया तो नंबर 5 डिजिट का नहीं 4 डिजिट का बनेगा। तो अब मैं एक ही बार में आंसर इसका निकालना चाहता हूँ, है ना, थोड़ा अलर्ट होकर सुनिएगा। रिवर्स अप्रोच लगाऊंगा, आप 2 केस बना के निकालिएगा। देखिए इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने मेथड हो गए, 2, 0 भी डाल सकते हैं 5 भी डाल सकते हैं। जब ये बॉक्स फिल हो गया तो अब अपने पास ये 4 बॉक्सेस बचेंगे, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आंसर निकाल लीजिए। तो एक डिजिट यूज हो गए, बची 5 डिजिट, तो इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, तो ये प्रोडक्ट बना फैक्टोरियल 5 into 2, फैक्टोरियल 5 होता 120, 120 into 2 that comes out to be 240, है ना, ये आंसर मेरे पास आ रहा है। लेकिन इस काउंटिंग में कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स हैं। ये नंबर डेफिनेटली 5 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन यार इसमें ऐसा भी केस हो सकता है जब 0 फर्स्ट बॉक्स में आएगा तो नंबर 5 डिजिट का नहीं होगा, वो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो वो वाले केसेस यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। तो वो कैसे निकालेंगे, जब लास्ट वाले बॉक्स में 5 मैंने यूज किया, लास्ट वन 5 यूज किया, नंबर 5 से डिविजिबल है, 0 फ्री हो गया, 0 मूव करता करता फर्स्ट बॉक्स में आ गया। तो देखिए नंबर 5 से डिविजिबल है, 0 फर्स्ट बॉक्स में है, और ये काउंटिंग हमारी यहाँ पर हो रही है ना। और बाकी 3 बॉक्स देख लीजिए, तो 2 डिजिट यूज कर ली, इसको यूज करने के 4, इसके 3, इसको 2, 4 3 12 2 24, है ना। तो नंबर ऑफ वेज या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोल दीजिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएंगे, 240 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, योर आंसर इज 216। ठीक है ना बच्चों, आप लोग 2 पार्ट में करके निकालिएगा। इसी क्वेश्चन का अपना नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब यार क्वेश्चन ये है कि वही 6 डिजिट गिवन है, 5 डिजिट यूज करना है और ऐसा नंबर बनाना जो 3 से डिविजिबल हो। तो आई थिंक आप 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जानते होंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। लिख देता हूं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स is divisible by 3। ये 3 से डिविजिबिलिटी का स्टैंडर्ड होता है ना। तो आई थिंक पता ही होगा आपको, और इन केस नहीं भी पता तो चलिए 2 मिनट में प्रूफ कर देते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं कि आपको रूल पता है, रूल का प्रूफ कैसे आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैथ्स को आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ लीजिए मैथ्स को आप केमिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हैं। मैथ्स ये पता होना चाहिए कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर ये तो रूल बना कैसे, है ना। चलिए 2 मिनट में समझाते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया रैंडमली, कुछ भी n एक नंबर ले लिया 4157, आई डोंट नो ये इससे डिविजिबल है या नहीं। तो इस नंबर को देखिए 7 अपन ऐसे लिख सकते हैं, 7 यूनिट प्लेस की डिजिट है, 5 टेंस प्लेस की है, 1 जो है ये 100 प्लेस का है, 4000 प्लेस का है। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो 4 into 1000 प्लस 1, 100 प्लेस पर 1 है तो 1 into 10 स्क्वायर, 5 टेंस प्लेस का है, 5 into 10 प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, चलिए अब यार इसको हम 2 तरह से समझा सकते हैं। हम इसको ओलंपियाड लेवल पर समझाएंगे तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा, और अगर जेई लेवल पर समझाएंगे तो 2-3 लाइंस यूज करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा फोकस करता हूं जो नंबर थ्योरी ओलंपियाड वगैरह लेवल के पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको मॉडलो 3 पर निकाल ले तो देखिए ये बनेगा 1000 बनेगा, 1000 को आप लिख दीजिए 4 into 999 प्लस 1 प्लस 1 into 100 को लिख दो 99 प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा नंबर यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ जो 3 से डिविजिबल हो। आई थिंक यहाँ से आप दोनों को ही मैं समझा भी पाऊंगा, जल्दी ही समझ जाएंगे आप लोग आई थिंक। अब इसको मॉडलो 3 पर ले लो, मॉडलो 3 पर लेंगे आप तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाए। मॉडलो 3 पर देखिए ये तो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, तो मॉडलो 3 पे पहला पार्ट 4 आएगा, मॉडलो 3 पर दूसरा पार्ट 1 आएगा, तीसरा पार्ट देखिए 5 आएगा और चौथा पार्ट 7 आएगा मॉड 3 पर। सही है क्या। अब जरा देखिए ये नंबर जो ओरिजिनली है, ये कोई भी नंबर मॉडलो 3 पर अपने डिजिटल सम के इक्विवेलेंट होता है। तो मॉडलो 3 पर आप देख रहे हैं कि ये नंबर किसके इक्विवेलेंट है, 4 + 1 5, 5 10 और 7 17। तो ये 17 के कॉन्ग्रेंट है, 17 मॉडलो 3। और 17 मॉडलो 3 को कैसे लिखेंगे, 3 से डिवाइड दे दीजिए, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 3। सही है क्या। इन केस अगर यहाँ पर मैंने 4157 ना लिखे 4257 लिखा होता
तो आई थिंक यहाँ पे 1 के प्लेस पर अगर मैं 2 कर देता तो यहाँ पर 2 आ जाता, और उस केस में n किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता, 18 मॉडुलो 3। 18 मॉडुलो 3 मतलब ये नंबर 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाता, मॉडुलो 3 पर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता। आ रही है बात बच्चों समझ में? अब हमारे जो जेई वाले स्टूडेंट है, आईटी वाले स्टूडेंट है, उनको भी मॉडुलो भले ही ना पढ़ो लेकिन बात तो समझ में आ गई होगी यार। देखो 4 × 999 ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 लैम्डा टाइप का नंबर है। 1 × 99 ये भी 3 से डिविजिबल है, 5 × 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो पूरी पिक्चर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं सिंगल स्ट्रोक में, 3 लैम्डा मैंने अलग लिख दिया प्लस 4 ये बचेगा सेकंड टर्म, हर ब्रैकेट का सेकंड टर्म, +1 +5 +7। बोलिए तो ये नंबर तो 3 से डिविजिबल है। तो ये जो गिवन नंबर है इसका डिविजिबल 3 से होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये चारों डिजिट्स का सम क्या 3 से डिविजिबल है। तो अगर ये चारों डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आई थिंक ये डिविजिबिलिटी रूल का प्रूफ समझ में आ गया होगा दोनों लोग को, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं बैक इन एक्शन, क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो डिजिट्स थी अपने पास 0 1 2 3 4 5 और 5 डिजिट नंबर बनाना था 1 2 3 4 5। कंडीशन ये थी यार कि नंबर ऐसा बनाइए जो 3 से डिविजिबल हो। तो इन सारी डिजिट्स का सम सिग्मा n से निकाल लीजिए, 5 × 6 30/2 सम 15 आ रहा है। तो ये जो 6 डिजिट गिवन है तो इन सारी डिजिट्स का सम 15 है, और हम लोगों को एट ए टाइम 5 डिजिट यूज करनी है, और ऐसे 5 डिजिट यूज करनी है जिसका सम 3 से डिविजिबल हो। तो जिसका सम 3 से डिविजिबल हो, लेकिन ये जो सम है ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो यानी 5 डिजिट यूज करनी, इट मींस आपको एक डिजिट को ड्रॉप करना है। तो एक डिजिट ऑब्वियसली आप कौन सी ड्रॉप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सम ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो या तो आप 0 को ड्रॉप कर दें तो सम पर कोई इफेक्ट नहीं, सम 15 ही बना रहेगा, या फिर आप 3 को ड्रॉप कर दें। 3 को ड्रॉप करेंगे तो सम 12 आ जाएगा जो भी 3 से डिविजिबल है। तो दो केस बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। केस 1 अगर आप 3 को ड्रॉप कर रहे हैं, इसको पहले रब करते हैं, यानी आपने अगर 0 को ड्रॉप कर दिया, दैट इज कौन कौन से डिजिट यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट यूज कर रहे हैं और 5 डिजिट नंबर बना रहे हैं। अच्छा, इन पांचों डिजिट को यूज करेंगे, आप कोई भी नंबर बनाए, हर नंबर 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इनका सम 15 आ रहा है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 4 3 2 1, आई थिंक ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 दैट इज 120, है ना। केस सेकंड में दूसरा केस कौन सा आएगा, जब आप 3 को ड्रॉप कर रहे हैं, लीव 3 को छोड़ रहे हैं, इट मींस यूज कौन सी डिजिट्स कर रहे हैं, यूज डिजिट्स 0 1 2 4 5, ये 5 डिजिट यूज कर रहे हैं। 5 डिजिट नंबर बनाना 1 2 3 4 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए। अब थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा बच्चों फर्स्ट बॉक्स को लेकर। तो फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, फर्स्ट बॉक्स को 4 डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर यूज कर लीजिए। और अब बची हुई 4 डिजिट है, 4 बॉक्स है, कोई रेस्ट्रिक्शन है। फैक्टोरियल 4 होता है 24, 4 जो आई थिंक 96 होता है, और ये 120 + 96, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 120 + 96, आई थिंक ये कितना बन जाएगा, 216। चेक कर लेना यार, 6 9 2 11 112, ओके। तो 216 नंबर्स बनेंगे जो आपके इससे डिविजिबल आएंगे। लास्ट पार्ट है इसमें, फिफ्थ पार्ट, नंबर इज डिविजिबल बाई 4, नंबर इज डिविजिबल बाई 4, नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी का स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों, 4 से डिविजिबिलिटी का स्टैंडर्ड होता है नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4। इन केस अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो नोट कर लें, अ नंबर, अभी इसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 if the number formed by last 2 digits is divisible by 4। देखिए इसका प्रूफ क्या है, जैसे रैंडमली मैंने कोई भी नंबर ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, 8 3 7 4 2, आई डोंट नो यार ये 4 से डिविजिबल है या नहीं।
तो रैंडमली कुछ भी लिख दिया। तो रूल के अकॉर्डिंग, रूल ये कहता है कि नंबर को अगर चेक करना 4 से डिविजिबल है तो केवल लास्ट 2 डिजिट्स पर फोकस कीजिए। लास्ट 2 डिजिट्स पर 42 लिखा है, अगर लास्ट 2 डिजिट पर जो नंबर अगर वो 4 से डिविजिबल तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका मैं प्रूफ करने जा रहा हूं बच्चों। प्रूफ बहुत ही बेसिक है। देखिए 2 यूनिट प्लेस पर है, 4 टेंस प्लेस पर है, 700 प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर, ये 10,000 प्लेस पर है। सो आई एम गोइंग टू राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। तो 8 को फॉलो करने वाली 4 डिजिट्स हैं, 8 × 10 raised power 4। 3 को फॉलो करने वाले 3 डिजिट्स हैं, 3 × 10 raised power 3 प्लस 7 × 10 स्क्वायर प्लस 4 × 10 प्लस 2। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, आप पहले से ही जानते हैं, वी नो दैट 4 डिवाइड्स 100, 4 100 को डिवाइड करता है। तो 4 अगर 100 को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर 100 आ रहा है, इट मींस ये पूरी क्वांटिटी 100 4 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर भी 100 आ रहा है तो इट मींस ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी 100 आ रहा है तो ये नंबर भी 100 से डिविजिबल होगा। तो ये तीन जो कंपोनेंट है, पहला ये कंपोनेंट, दूसरा ये कंपोनेंट, थर्ड ये कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट इंडिविजुअली 4 से डिविजिबल हैं, देन डेफिनेटली इनका सम भी डिविजिबल बाय 4 होगा, देयर इज नो डाउट। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरी क्वांटिटी का 4 से डिविजिबल होना इस बात पर डिपेंड करता है, ये जो लास्ट के जो 2 टर्म है इन पर डिपेंड करता है बच्चों। ये अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ऑब्वियसली ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो ये आई थिंक ये 42 दिख रहा है, 42 4 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं, 9 7 6 कुछ भी लिख देंगे तो यहाँ पर पावर 10 की बढ़ती चली जाएंगी और वो सारे 10 की पावर बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली वो सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रोल बच्चों किसका आता है, लास्ट 2 डिजिट्स का आता है। ऐसे जब आप 8 की बात करेंगे तो 8 में लास्ट 3 डिजिट का कंसेप्ट होता है। 8 जो होता है वो 1000 को डिवाइड करता है। आपने रूल पढ़ा भी होगा कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होता है जब लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बने वो 8 से डिविजिबल हो। तो लास्ट 3 डिजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 8 जो होता है वो 1000 को डिवाइड करता है। तो जहां पर भी 10q और 10q से बड़ी पावर यहाँ पर दिखाई देंगी तो वो सारे टर्म 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो लास्ट 3 टर्म यहाँ पर मैटर करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने प्रूफ दे दिया। चलिए अब क्वेश्चन में स्टार्ट ले लेते हैं। तो अपने पास अवेलेबल डिजिट थी 0 1 2 3 4 5। इन सारी डिजिट को यूज करके मेरे को 5 डिजिट नंबर बनाना था और ऐसा नंबर बनाना था जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल होने के लिए मेरे को लास्ट 2 डिजिट्स का पैटर्न देखना होगा, क्या क्या ले सकता हूं। तो एक बार 0 को सभी के साथ लो और देखो 2 डिजिट में क्या क्या बना सकते, 0 1 0 2 0 3 0 4। 0 4 काम का है, 0 1 0 2 0 3 ब्रैकेट बंद नहीं कर रहे हैं यार, ऐसे लिखते हैं ना। मैं वो देख रहा हूँ वो 2 डिजिट में क्या क्या बना सकता हूँ जिससे नंबर 4 से डिविजिबल हो। तो एक बार 0 को सभी के साथ लीजिए, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। जो काम किया उसको नोटिस कर लिया, 0 4 काम का है ना। अब एक बार सभी को 0 के साथ लो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। तो कौन कौन से काम आएंगे, 2 0 3 0 काम नहीं आएगा, 4 0 5 0 भी काम नहीं आएगा, है ना। अब एक बार 1 को सभी के साथ लो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 2 1 3 1 4। आई थिंक 1 2 काम का, 1 3 यूजलेस है, 1 4 बेकार है, 1 5 बेकार है। और एक बार सभी को 1 के साथ लो, 2 1 3 1 4 1 5 1। आई थिंक सारी यूजलेस है, 2 1 3 1 4 1 5 1, कोई भी 4 से डिविजिबल नहीं होता। 2 को सबके साथ लो, 23 24 25 24 काम का है। और एक बार सभी को 2 के साथ लो, 32 42 52 32 काम का है, 42 नहीं है 52 काम का है ना। एक बार 3 को सबके साथ लो, 3 4 3 5 3 4 3 5 दोनों यूजलेस हैं। एक बार सभी को 3 के साथ लो, 43 53 यूजलेस है, 45 बेकार है, 54 भी आई थिंक 4 से डिविजिबल नहीं होता। तो कितने केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 केस बन रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब 7 केसेस में भी यार 2 कैटेगरी बन रही। एक वो कैटेगरी है जिसमें लास्ट में 0 यूज हो रहा है, दिस इज द कैटेगरी 1 एंड दिस इज द कैटेगरी 2 जिसमें 0 यूज नहीं हो रहा है। तो कैटेगरी 1 वाला अगर हम आंसर निकालना चाहते हैं तो हमने 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए और कैटेगरी 1 का कोई भी एक मेंबर उठा के मैंने लास्ट के 2 बॉक्सेस में यूज कर लिया। जैसे इन केस मैंने लास्ट में 0 4 यूज किया, है ना। तो इन 2 बॉक्सेस को कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग में कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकता हूं, 3 मैनर। 0 4 भी यूज कर सकते हैं, 2 0 भी यूज कर सकते हैं, 4 0 भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने इनको यूज कर लिया, 2 नंबर मेरे यूज हो गए। अब बचे मेरे पास 4 नंबर और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 यूज हो चुका है। अब आगे इस बॉक्स पर, इन बॉक्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे पास 4 डिजिट्स बची हुई हैं
तो इसके 4, इसके 3, इसके 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग कैटेगरी 1 के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा? 4 3 12 2 24, 24 3 72 आई थिंक, है ना। अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं। दिस इज आंसर करस्पॉन्डिंग टू द कैटेगरी 1। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द आंसर करस्पॉन्डिंग टू द कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 के लिए मैंने फिर से 5 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए। और अब कैटेगरी 2 में कितने मेंबर्स है? 1 2 3 4, देयर आर 4 मेंबर्स। तो इन 2 बॉक्सेस को टुगेदर मैं कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकता हूँ? 4 मैनर। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 यूज कर लिया। अब लास्ट में 1 2 है तो आप कोई भी डिजिट आगे यूज करते रहिए, नंबर 100% 4 से डिविजिबल बनेगा। लेकिन अब थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि 1 2 यूज 0 अवेलेबल है। तो अब इस बॉक्स में देखो, एक तो 0 नहीं आएगा और ये डिजिट्स भी नहीं आएंगे जिनको यूज किया है। तो 3 डिजिट रेस्ट्रिक्टेड हो गई, बची 3 डिजिट। तो इसको 3 मैनर से यूज कर सकते हैं। 0 यहाँ पे आ सकता है, तो इसके 3, इसके 2, है ना। 3 3 जा 9, 9 2 द 18, 18 4 जा क्या होता है? 72। तो इसका आंसर 72 आया कैटेगरी 2 का। देयरफॉर टोटल निकाल लेते हैं। टोटल ये बताइए क्या करें? दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे, क्योंकि हम इस तरह से भी नंबर बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो टोटल कितने तरह से बना सकते हैं? दिस प्लस दिस, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने एक नंबर बनाया होगा एट ए टाइम, तो या तो वो इस कैटेगरी का होगा या फिर इस, आइदर दिस, और आया इसलिए ऐड किया। अगर एंड आता दिस एंड दिस, तो वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने प्रूफ भी सारे डिविजिबिलिटी के दे दिए हैं। तो जैसा 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वैसे ही 9 का होता है, और ऐसे ही आगे चल के कभी 11 वाला भी क्वेश्चन कराएंगे तो उसका भी डिविजिबिलिटी रूल आपको बताएंगे प्रूफ के साथ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेशनल football coach brought a squad of 18 players to the 2010 World Cup. Consisting of 3 goalkeepers, 5 defenders, 5 midfielders, 5 and 5 strikers. Full stop. Midfielders are versatile enough to play as both defenders and midfielders. While the other players can only play in their designated positions. How many possible teams of one goalkeeper
4 डिफेंडर्स, 1 goalkeeper, 4 defenders, 4 midfielders. क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत लग रहा है बच्चों, और विद इन 30 सेकेंड आप चाहें तो इसका आंसर निकाल सकते हैं. एंड 2 strikers can the coach field? This is a question. चलिए पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन. Your national football coach brought a squad of 18 players to the 2010 World Cup football match consisting of 3 goalkeepers. देखिए अपने पास क्या है, 18 players की टीम है. We have a team of 18 players out of which 3 are goalkeepers, 5 are defenders, 5 are midfielders, and 5 are strikers. Okay, 5 3 are 15 plus 3. Out of 18, 3 are goalkeepers, 5 are defenders, 5 are midfielders, and 5 are strikers. Okay. Now midfielders are versatile enough to play as both defenders and midfielders. यार ये जो प्लेयर है, मतलब इनको क्रिकेट की लैंग्वेज में बोले तो इनको बैटिंग करनी भी आती है और बॉलिंग करनी भी आती है. ऐसे फुटबॉल की लैंग्वेज में अगर बोले तो ये जो मिडफील्डर हैं, ये मिडफील्डिंग का भी रोल प्ले कर सकते हैं और डिफेंडिंग का रोल भी प्ले कर सकते हैं. ये अपने स्पॉट पर तो जॉब कर ही सकते हैं, प्लस डिफेंडिंग वाली जॉब भी कर सकते हैं. आ रही बात समझ में? while the other players can only play in their designated position. बाकी जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ अपने अपने स्पॉट के स्पेशलिस्ट हैं, वो कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकते हैं. इज दैट ओके? अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी पॉसिबल टीम्स ऑफ 1 गोलकीपर. मेरे को एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, जिसमें एक मुझे गोलकीपर चाहिए, 4 डिफेंडर चाहिए, 4 मिडफील्डर चाहिए, 2 स्ट्राइकर. तो मेरे को इन 18 में से मेरे को तो 11 की टीम चाहिए. मेरे को 11 की टीम चाहिए, और उस 11 के कंपोनेंट क्या क्या होने चाहिए. एक गोलकीपर चाहिए मेरे को, 1 गोलकीपर, 4 डिफेंडर चाहिए, 4 मिडफील्डर चाहिए, एंड देन 2 स्ट्राइकर चाहिए. ठीक है ना? चलिए, नंबर ऑफ वेज. इस क्वेश्चन को जब भी मैं स्टूडेंट को देता हूं तो अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करते हैं. कुछ बच्चे सही भी कर लेते हैं, कुछ इवन अच्छे स्टूडेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका आंसर गलत निकालते हैं, बिकॉज इसमें एक थोड़ा सा अच्छा पार्ट डाल दिया गया है कि इसका डबल रोल, मिडफील्डर अपने प्लेस पर भी जॉब कर सकता है और डिफेंडिंग वाला रोल भी प्ले कर सकता है ना? तो चलिए सबसे पहले जिन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं उनकी बात करते हैं. देखिए, गोलकीपर पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, 3 गोलकीपर अवेलेबल है. मेरे को कितना चाहिए? सिर्फ एक. तो 3 में एक गोलकीपर सेलेक्ट कर लिया. स्ट्राइकर पर भी कोई टेंशन नहीं, 5 स्ट्राइकर्स हैं. मेरे को कितने चाहिए? 2. तो into 5c2, 3c1 into 5c2. ठीक है ना? आफ्टर दैट ये 2 मैंने सेलेक्ट कर लिए, और अब मिडफील्डर डबल रोल प्ले कर सकते हैं, है ना? और मिडफील्डर मेरे पास है 5, लेकिन मेरे को केवल कितने चाहिए? 4. तो 5 में से 4 मिडफील्डर ले लिया मैंने. जो कंपलसरी पार्ट है वो मैंने ले लिया. 5 में से 4 मिडफील्डर पिक कर लिए. अब बचा क्या है? बचा हुआ अमाउंट है मेरे पास, एक मिडफील्डर यहाँ पर बचा हुआ है और 5 डिफेंडर बचे हुए हैं. लेकिन मिडफील्डर वाला जो पर्सन है वो डिफेंडिंग वाला रोल प्ले कर सकता है. यानी ओवरऑल मिलाकर एक मिडफील्डर और 5 डिफेंडर मिलाकर मेरे पास 6 लोग बचे हुए हैं. और ये 6 लोग जो हैं, जस्ट फॉर अ मिनट, तो ये जो 6 लोग बचे हुए, इन 6 में से मेरे को ये वाले 4 चाहिए, डिफेंडिंग वाले, है ना? तो डिफेंडिंग वाले को तो एग्जैक्टली 4 इससे भी आ सकते हैं, ये प्योर डिफेंडिंग वाले होंगे. लेकिन मिडफील्डर वाला प्लेयर जो है वो भी डिफेंडिंग वाली जॉब कर सकता है. तो इसकी काउंटिंग मैं कुछ इस तरह से करूंगा, इनटू 6c4, 5 डिफेंडिंग और 1 मिडफील्डर, 6 में से कोई भी 4. 6 में से जब कोई भी 4 लेंगे तो इसमें ये वाला भी आंसर इंक्लूडेड होगा कि जब आपने चारों, इसमें 2 टाइप के आंसर होंगे. एक तो ये भी आंसर होगा जब चारों आपने डिफेंडिंग वाले लिए होंगे, और इसमें एक आंसर ये भी होगा कि डिफेंडिंग वाला आपने 3 हिस्से लिए, है ना? और एक जो इसका बचा हुआ था, किसका? मिडफील्डर का एक बचा हुआ था, वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा. आ रही बात समझ में? जैसे आप पास्कल रूल लगा के ऐड करेंगे 5c3 + 5c4 डायरेक्टली 6c4 होता है.
तो इसकी काउंटिंग कर लीजिएगा यार, देख लो क्या बन रहा है। 3C1 होता है 3, 5C2 होता है 10 और 5C4 होता है आई थिंक 5 और 6C4 क्या होता है 6C4 है 6C2 आई थिंक 15 होता है। तो निकाल लीजिए 3, 10, 30, 35 का क्या होता है 150, 150 into 15, 150 into 15, 150, 15 into 15 आई थिंक 2250। सही है क्या? चेक कर लीजिएगा आंसर 2250 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। आंसर को मैं इधर लिखूं तो ज़्यादा सही रहेगा यार। ये जो आंसर है आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे 2250। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट एक डिफरेंट मैनर से करते हैं, आपको चेक करके देखना होगा कि सही है गलत है, और अगर इन केस मिस्टेक हो रही है तो आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे। बच्चों पीएनसी में जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते हैं तो कई बार होता है कि हम एग्जैक्ट क्वेश्चन की लाइन को समझ नहीं पाते और कुछ रैंडम आंसर निकाल लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर पाना कि हमसे मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक तो हो जाती है लेकिन हमारा आंसर पीछे वाले शीट के आंसर से मैच क्यों नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो आंसर लाने के लिए हमें अपने आंसर को किस तरह से मॉडिफाई करना, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लेक्चर आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सर से डिस्कशन करते हैं कि सर मेरा आंसर मैंने वही अप्रोच लगाई लेकिन मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, तो क्या मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना ये इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप ये सीख जाते हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्यों, वाई, तो फिर आप समझिए पीएनसी सीख रहे हैं। ऐसे नहीं मैंने ये जो समझाया और आप समझ गए, आप समझने लगे, आप पीएनसी में चैंपियन बन गए। नो, पीएनसी में चैंपियन तब बनते हैं जब आपकी मिस्टेक जो हो रही है आप मिस्टेक का रीजन निकाल पाए और उसको मॉडिफाई कर पाए। ठीक है ना। चलिए, तो सेकंड अप्रोच देखिए क्या हो सकती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसा करते हैं 3 गोलकीपर में से एक गोलकीपर ले लिया और 5 जो स्ट्राइकर से उसमें से 2 स्ट्राइकर ले लिए, तो 3C1 into 5C2 है ना। तो ये नेसेसरी पार्ट कर लिया इनटू, अब चलते हैं। अब क्या है, मेरे को दोनों से 4-4 चाहिए है ना, लेकिन ये वाला प्लेयर इधर भी आ सकता है। तो इसमें एक केस हो गया कि हमने 4 डिफेंडर पिक किए, 4 मिडफील्डर पिक कर लिए, दोनों से 4-4 ले लिए। दोनों से 4-4 लेंगे तो कोई फाइट ही नहीं है। और कुछ स्टूडेंट एक केस ये बनाते हैं सर ऐसा करें कि डिफेंडिंग वाले 3 ले लें और मिडफील्डर वाले अपन के 5 ले लें। मिडफील्डर 5 के 5 ले लें और डिफेंडिंग वाले केवल 3 ले, तो एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा मिडफील्डर होगा वो इधर अपना जॉब कर सकता है ना। तो कुछ इवन अच्छे स्टूडेंट को भी मैंने क्वेश्चन दिया था, उन्होंने इस तरह से सॉल्व किया 5C3, मतलब डिफेंडिंग वाले 3 ले लिए, मिडफील्डर वाले 5 ले लिए, इस तरह से आंसर निकाला। तो चेक करिए कि आपका आंसर आया क्या। 3C1 3 हो गया, 5C2 10 आ गया, 5C4 क्या होता है 525 प्लस 5C3 हो जाएगा आपका 10 है ना। तो ये तो कुछ और ही आ गया यार। तो 25 प्लस 10 35 इंटू 30, ये तो आपका नियर 1000 के आसपास का नंबर आ रहा है ना। तो मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक बच्चों इस स्पॉट पर हो गई कि आपने 3 मिडफील्डर लिए और 5 डिफेंडर लिए, सॉरी 3 डिफेंडर लिए और 5 मिडफील्डर लिए, और आपने ये बोला कि इन 5 में से कोई एक बंदा इधर शिफ्ट कर ले आएगा। तो बस आपको इसी को मॉडिफाई करना था कि वो बंदा आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बंदा कौन सा होगा, उस बंदे का सिलेक्शन कितने तरह से कर सकते हैं। तो 5C3 3 ये वाले ले लिए इंटू 5C5 इंटू, अब एक बंदा, ये जो 5 आप मिडफील्डर ले रहे हो, 5 में से कोई एक बंदा पहले सेलेक्ट कीजिए जिसको आप ये वाली पोजीशन दोगे, उसको आपने इधर शिफ्ट कर दिया। अब आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3C1 3 है, 5C2 10 है, तो 3 इंटू 10 ये तो 31 के अंदर आ जाइए, 5C4 इंटू 5C4 ये 25 आ गया, प्लस 5C3 होगा 10, 10 5 का 50 और 50 प्लस 25 बन गया 75 इंटू 30 है ना। अब देख लीजिए 5 3 15, 7 3 21, 22, 2250, यू गेट द आंसर। ठीक है क्या बच्चों, चलिए आगे मूव करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। अब एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम अपन डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है और ये कंसेप्ट है, एक तरह से मास्टर प्रॉब्लम है। ये आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, शीट के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला समझ लीजिए, एक स्टैंडर्ड की तरह समझिएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड की तरह लीजिएगा। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स
4 boys and 4 girls are to be seated in a line. 4 boys 4 girls को एक लाइन में बिठाना है. फाइंड, फिर से बहुत सारे पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज they can be seated find number of ways they can be seated so that no two girls are together, so that their restriction no two girls are together. ठीक है, चलिए सोचिए जरा. ठीक है, एसी चल रहा था, बहुत ठंड लग रही थी यार. अब बात करते हैं. 4 बॉयज 4 गर्ल्स को एक लाइन में बिठाना है और आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं सच दैट कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ साथ ना बैठे. रेस्ट्रिक्शन बच्चों किस पर लगी हुई? गर्ल्स पर रेस्ट्रिक्शन लगी. देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बॉयज, है ना. तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू यूज द गैप मेथड. जैसा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड, इनको हम बहुत यूज करते हैं. जिनको एक साथ बिठाना होता है उनको स्ट्रिंग मेथड से वहां पर स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं. जिनको एक साथ नहीं बिठाना होता है वहां पर हम गैप मेथड यूज करते हैं. ठीक है ना. तो क्वेश्चन क्या है कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ साथ ना हो. तो सबसे पहले देखिए, बॉयज पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सबसे पहले मैं थोड़े थोड़े गैप पर 4 बॉयज को बिठा दूंगा. तो 4 बॉयज को 4 प्लेसेस पर मैंने थोड़े थोड़े गैप पर बिठा दिया, है ना. तो जब ये 4 बॉयज, अच्छा 4 गैप पर 4 बॉयज को बिठाने के मैंने कितने हो गए? फैक्टोरियल 4. जब ये बॉयज बैठ जाएंगे तो इनके बीच में देखिए 3 गैप आएंगे, 1 2 3, ये 3 गैप इनके बीच में आएंगे, एक राइट एक लेफ्ट. ओवरऑल कितने गैप हो गए? 5. और इन 5 में से अगर मैं कोई भी 4 गैप में गर्ल्स को बिठाता हूं, देखिए बॉयज भी 4 है, गर्ल्स भी 4 है, तो पहले मैंने बॉयज को बिठा दिया थोड़े थोड़े गैप में फैक्टोरियल 4 मेथड से, है ना. बॉयज 4 है, प्लेस भी 4 है, तो 4 प्लेसेस पर 4 बॉयज को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4. जब बॉयज बैठ गए तो उनके बीच में 3 गैप बनेंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में. टोटल कितने गैप बन गए? 5. इन 5 में से कोई भी 4 गैप में अगर मैं 4 गर्ल्स को बिठाता हूं तो ये कोई भी 2 गर्ल कभी भी एक साथ नहीं रहेंगी. हर 2 गर्ल के बीच में कम से कम एक बॉय जरूर होगा, है ना. तो अब मेरे पास गैप है 5, तो 5 में से पहले मैं वो 4 गैप सिलेक्ट करना चाहता हूं जहां पर मुझे इन 4 गर्ल्स को बिठाना है. तो गैप सिलेक्शन हो गया. सपोज करें मैंने 1 2 3 और 4, ये 4 गैप सिलेक्ट किए. अब इन 4 गर्ल्स का जाइए वहां पर बैठिए जहां पर मैंने टिक लगाया है ना. तो प्लेसेस डिफरेंट है, तो 4 गर्ल्स इन 4 प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से अरेंज हो सकती है. इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा, क्योंकि जब ग्रुप फोटो खींची जाएगी तो ये देखा जाएगा कि कौन सी लड़की किस लड़के के पास बैठी थी. ग्रुप फोटो चेंज होगा, तो इसलिए यहां पर इनका इंटरनल ऑर्डर भी हमें काउंट करना होगा. तो दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं. सेकंड पार्ट है नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर. Not all the girls are together. कि सारी की सारी गर्ल्स एक साथ ना हो. 4 बॉयज 4 गर्ल्स को एक साथ बिठाना है और कंडीशन है नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर. इट मीन दैट इज at least one girl is separated from rest of the girls. यानी कम से कम एक गर्ल सेपरेट होनी चाहिए बाकी सारी गर्ल्स से. ठीक है ना. तो कैसे करेंगे देखिए, सारी की सारी गर्ल्स एक साथ ना हो तो इसमें एक काम ये करते हैं कि पहले टोटल मेथड निकाल लेते हैं. इन 8 स्टूडेंट को एक लाइन में अपन कितने तरह से बिठा सकते हैं, है ना. वो केस निकाल लेते हैं और फिर उसमें से वो वाला केस सेपरेट कर देंगे जिसमें चारों के चारों एक साथ हैं. तो इन 8 स्टूडेंट को इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन तो एक लाइन में कितने डिफरेंट तरह से बिठा सकते हैं?
8 स्टूडेंट 8 चेयर्स, बैठने के कितने मैनर्स आ गए, फैक्टोरियल 8, ठीक है ना। इसमें से हम वो केस सेपरेट करेंगे जब चारों गर्ल्स एक साथ हैं, माइनस दोज केसेस व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ये केस हम सेपरेट कर देंगे। ये क्या था, ये तो टोटल मैनर्स आ गए, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन गर्ल्स एंड बॉयज। जब गर्ल्स और बॉयज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तब तो फैक्टोरियल 8, और इसमें से हम ये वाली काउंटिंग सेपरेट करेंगे। अब जरा इस काउंटिंग को समझे, जब चारों गर्ल्स एक साथ बिठाना है तो हमने क्या किया, चारों गर्ल्स को बुलाया और इन चारों गर्ल्स को एक स्ट्रिंग से बांध दिया और इनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मैं ट्रीट करूंगा क्योंकि ये सिंगल एंटिटी है। B1 B2 बॉयज कितने थे, 4, B3 B4। अब मेरे को कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं और इन 5 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में मैं कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 मैनर से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये जो 4 गर्ल्स है जिनको मैंने स्ट्रिंग से टाइट किया हुआ है, ये 4 गर्ल्स इंटरनली अपने प्लेसेस को कितने तरह से चेंज कर सकती, कितने तरह से इनका इंटरनल अरेंजमेंट काउंट होगा, फैक्टोरियल 4। यानी अगर यहाँ अंदर मैं 4 चेयर डाल दूं तो ये 4 गर्ल्स अंदर पड़ी हुई 4 चेयर पर कितने डिफरेंट मैनर से अरेंज कर सकती है, फैक्टोरियल 4। तो इस पार्ट का आंसर आएगा फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 4। यानी रिवर्स मेथड मैंने यूज किया, पहले टोटल मेथड निकाल लिया और उन केसेस को सेपरेट कर दिया जहां पे चारों गर्ल्स साथ साथ बैठी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट है बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। Boys and girls are alternate। बॉयज और गर्ल्स दोनों अल्टरनेट हो, बॉयज और गर्ल्स दोनों अल्टरनेट होने का मतलब हुआ कि ना तो कोई दो बॉय टुगेदर होने चाहिए, नाइदर टू बॉयज आर टुगेदर नॉट टू गर्ल्स आर टुगेदर, इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन हो गया। यानी पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए, बी जी बी जी बी जी बी जी, या फिर GB 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 GB, यानी ये दोनों ही स्ट्रिंग अपने क्वेश्चन का आंसर है। ये वाली स्ट्रिंग भी अपने क्वेश्चन का आंसर है और ये स्ट्रिंग भी अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले किसी एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आंसर निकाल लेते हैं और उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो सपोज कीजिए मैंने बॉयज वाले प्लेसेस पर ये 4 चेयर डाल दी और मैंने चारों बॉयज से कहा जाइए अपने अपने प्लेसेस पर बैठ जाइए, तो ये 4 बॉयज अपनी अपनी चेयर पर कितने डिफरेंट तरह से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। अब ये जो गर्ल्स हैं इनके एडजेसेंट प्लेसेस पर यहाँ पर हमने थोड़ी स्पेसिफिक चेयर्स डाल दी, स्पेशल चेयर्स गिव रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, है ना। चलिए भाई रेस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज इंडिया का कंसेप्ट लेडीज फर्स्ट, तो रेस्पेक्ट देना ही चाहिए। तो इन 4 प्लेसेस पर इन 4 गर्ल्स को अपन कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, इनटू फैक्टोरियल 4, है ना। तो बच्चों अगर बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट बैठना है और उनका ग्रुप फोटो खींचना है तो इतने ग्रुप फोटोग्राफ आएंगे इस स्ट्रिंग से, और एग्जैक्टली इतने ग्रुप फोटोग्राफ आएंगे इस स्ट्रिंग से भी इतने ही आएंगे। तो टोटल मैनर्स या टोटल वेज कितना आएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है यार आपका बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। Boys and girls are alternate and a particular boy and girl are never adjacent to each other, in any arrangement। ये क्वेश्चन है, बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट बैठे लेकिन एक पर्टिकुलर बॉय और एक पर्टिकुलर गर्ल, पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल के प्रीवियस क्लास में, पीछे वाली क्लास में फाइट हो गई है, लड़ाई हो गई, हॉट टॉक हो गया। तो अब यार ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको पास पास नहीं बिठाना है।
ये बोला गया है। बॉयज और गर्ल्स को इसी पैटर्न में बिठाना है। लेकिन हुआ कि यार प्रीवियस क्लास में इन दोनों बच्चों में कुछ हाथापाई हो गई, लड़ाई दंगा हो गया, तो अब इन्होंने बोला कि सर मेरे को कहीं बिठा दो, लेकिन इस लड़की के साइड नहीं बैठना मेरे को, या इस लड़की ने बोला कि सर मेरे को इस बॉय के पास नहीं बैठना है। अब बताइए आप कैसे बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं अल्टरनेट सेटिंग के 4 बॉयज 4 गर्ल्स के अल्टरनेट सेटिंग के सारे मैनर निकाल लूंगा इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। पहले मैं सारे मैनर्स निकालूंगा। जब मैं सारे मैनर निकालूंगा तो ये जो पर्टिकुलर बॉय और गर्ल जिसको मैं B1 और G1 बोल देता हूं, तो इस पर्टिकुलर बॉय के नेबरहुड में हर गर्ल आई होगी और इस हर गर्ल के नेबरहुड में हर बॉय आया होगा। लेकिन मेरे को ये वाला केस यहां से हटाना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैंने पूरी स्ट्रिंग अल्टरनेट बना ली, 4 बॉयज 4 गर्ल्स को अल्टरनेट बिठाने के सारे मैनर पहले मैंने निकाल लिए। कितने मैनर से बैठ सकते वो मैंने निकाल लिया। अब इसमें से मैं वो केस सब्ट्रैक्ट करूंगा जिसमें ये दोनों पर्टिकुलर बॉय और गर्ल साथ साथ हैं। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों स्टूडेंट को अपनी क्लास से बाहर कर दिया, आउट, गो आउट फ्रॉम माई क्लास। इन दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया। बचे कितने लोग, इन दोनों को क्लास से बाहर क्यों निकाला यार, क्योंकि इन्होंने शैतानी की, नालायकी की, इनको बाहर निकाल दिया। अब बचे अपने पास कितने लोग, 3 बॉयज 3 गर्ल्स, उनको अल्टरनेट बिठाया। 3 बॉयज 3 गर्ल्स को अल्टरनेट बिठाने के मैनर, 3 बॉय को बिठाने फैक्टोरियल 3, 3 गर्ल्स को उनके एडजेसेंट प्लेसेस बिठाने के फैक्टोरियल 3। लेकिन इस तरह की 2 स्ट्रिंग बनती है, जैसे ऊपर देख रहा BG BG और GB GB into 2, है ना। तो ये 3 बॉय 3 गर्ल अल्टरनेट तरह से बैठ गए। सपोज करिए ऐसे बैठे B2 G2, B3 G3, B4 G4, है ना। ये अल्टरनेट तरह से बैठ गए। कितने, 6 स्टूडेंट है, तो इनके बीच में गैप कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 गैप इनके बीच में, एक राइट में एक लेफ्ट में। ओवरऑल कितने गैप बन गए, 7 गैप। और इन दोनों, ये जो रेस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने क्लास से बाहर निकाला था, अब इन दोनों को क्लास के अंदर बुलाया, इनको स्ट्रिंग से बांधा और इनके पैकेट को उठाकर किसी भी एक प्लेस में पुट कर दीजिए, किसी भी एक प्लेस में। अब लेकिन जब आप देखिए, जब इस पैकेट को आप इस प्लेस में डालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर इनका इंटरनल ऑर्डर काउंट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरी स्ट्रिंग मेरे को ये जो पूरा ग्रुप फोटो आएगा 8 बच्चों का, ये पूरा अल्टरनेट स्ट्रिंग चाहिए। जैसे G2 है यहाँ पर, तो G2 है, यहाँ पर B3 है, तो गर्ल के नेबरहुड में बॉय होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अगर स्ट्रिंग आएगी तो ये B1 G1 करके आएगा, तो गर्ल के नेबरहुड में बॉय और बॉय के नेबरहुड में गर्ल होना चाहिए। यहाँ पर G1 B1 अलाउड नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर दोनों ऑर्डर काउंट कर लिए, तो गर्ल के नेबरहुड में गर्ल आ जाएगी, जो अलाउड नहीं है, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग मुझे एक बार में कैसी चाहिए थी, अल्टरनेट चाहिए थी, है ना। तो इन 7 में से कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए और इस पैकेट को उठा के डाल दीजिए। वहां पे इस पैकेट को यूज करने का सिर्फ एक ही मैनर होगा, उसका इंटरनल ऑर्डर काउंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर देख लीजिएगा जो भी आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इफ दे आर 4 मैरिड कपल्स, इफ दे आर 4 मैरिड कपल्स, then the number of ways, the number of ways if each couple is together। फिफ्थ पार्ट ये है कि यार अगर वो 4 स्टूडेंट, वो 4 बॉयज और गर्ल्स अगर 4 मैरिड कपल्स हो, तो उन 4 मैरिड कपल्स को एक लाइन में अरेंज करना, इस तरह से अरेंज करना जैसे हर पेयर टुगेदर हो, यानी हस्बैंड और वाइफ साथ साथ बैठेंगे। यानी B1 G1 को साथ साथ बिठाना है, B2 G2 को साथ साथ बिठाना है, B3 G3 इनको हमेशा साथ साथ रहना है, B4 G4 इनको भी हमेशा साथ साथ रहना। तो मैंने क्या यूज करेंगे यहाँ पर, स्ट्रिंग मेथड। जिनको साथ साथ बिठाना होता है उनको स्ट्रिंग से बांध दिया, इनको सिंगल ऑब्जेक्ट, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट। तो एक तरह से मेरे को 4 ऑब्जेक्ट पिक्चर में दिख रहे हैं। इन 4 ऑब्जेक्ट्स को 4 प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से मैं अरेंज कर सकता हूं, फैक्टोरियल 4।
तो इन 4 ऑफ द, ये जो पैकेट्स है 4 पैकेट्स को 4 प्लेसेस पर कितने डिफरेंट तरह से बच्चों अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4। लेकिन थिंक अबाउट दिस पैकेट, इस पैकेट के अंदर 2 लोग बंद है, B1 और G1। तो मैंने ये बोला था यार हस्बैंड वाइफ साथ साथ, तो मैंने ये थोड़ी बोला था कि यार कि बॉय डोमिनेटिंग रोल में होगा, बॉय पहले बैठेगा, बाद में जो प्लेस बचेगा उस पर गर्ल बैठेगी। नो यार, अब तो कंसेप्ट उल्टा चल रहा है, पहले गर्ल बैठती है बाद में बॉय बैठता है। तो यानी यहाँ पर अगर इंटरनल ऑर्डर चेंज किया जाए तो इनके ऑर्डर को चेंज करने कितने नेक ग्रुप फोटो आ जाएंगे, 2। यानी इनका इंटरनल ऑर्डर 2 तरह से हम चेंज कर सकते हैं, इनका भी इंटरनल ऑर्डर 2, इनका भी 2 के फैक्टोरियल 2 लिख दो और ऐसा 4 बार किया जा सकता है। फैक्टोरियल 4 into 2 raised to the power 4। आ रही है बात बच्चों सामने? चलिए कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। Next question. There are 8 straight lines. There are 8 straight lines and 6 circles. Six circles in a plane. Find maximum number of their point of intersection. इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 8 स्ट्रेट लाइंस हैं, 6 सर्कल्स हैं, एक प्लेन पर बने, प्लेन मतलब बोर्ड समझ लीजिए, बोर्ड पर मैंने 8 स्ट्रेट लाइन बनाई है, 6 सर्कल बनाए और मेरा क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये ध्यान दीजिए मैक्सिमम नंबर का मतलब ये नहीं है कि एक लाइन सर्कल को टच नहीं करेगी, टच करेगी तो 1 पॉइंट आएगा, कट करेगी तो 2 आएंगे। आ रही बात बच्चों समझ में? सर्कल को टच करेगा तो 1 पॉइंट आएगा, लेकिन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट। तो यानी हम लोग वो वाले केसेस यहाँ पर नहीं काउंट करें, भाई 8 सर्कल बना ली, हो सकता है सर्कल को इंटरसेक्ट ही ना कर रहा हो तो 1 भी पॉइंट नहीं आएगा। तो इस तरह के फालतू की बकवास हमें यहाँ पर नहीं करनी, हमें तो मैक्सिमम पॉइंट चाहिए। तो मैक्सिमम का मतलब है हर सर्कल एक दूसरा सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, हर लाइन एक दूसरी लाइन को कट करेगी, हर लाइन सर्कल को भी कट करेगी, टच नहीं करेगी। ओके, so what we have to do, we have to find out the point of intersection and we can find point of intersection in 3 different ways. Circle to circle point of intersection first category, circle to straight line point of intersection second category, and straight line to straight line. There are 3 categories. Okay, if you want to find the point of intersection corresponding to circle family, for this you have to select 2 circles out of 6 different circles, and the number of ways of selection is clearly 6C2, and by each intersection you get 2 intersection point. Therefore answer corresponding to this part is 6C2 into 2. And now you have to find out the point of intersection corresponding to circle straight line family. For this you have to select 1 straight line out of 8, 1 circle out of 6, and from each selection you get 2 point of intersection because a line intersect the circle at 2 points. And if you want to find the answer corresponding to straight line family, so you can select 2 straight line out of 2 in 8C2 ways, and corresponding to each selection you get only 1 point of intersection for 2 straight line. And now यार ये आपका पार्ट होता है, आराम से घर जाइए, घर पे रहते ही आप इसको ऐड कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। A cricket team comprising of A, B, C up to so on J, K is to be sent, is to be sent for betting, if A wants to bet before J, यानी A जो है वो J से पहले बैटिंग करना चाहता है,
and J wants to bat after G. J जो है G के बाद में बैटिंग करना चाहता है. Then the number of batting orders if other players could go in any order. Okay, so this is a question. In this question we are given that a cricket team comprising of A, B, C to J, that is there are 11 players, because J is actually the 10th alphabet. There are 11 players is to be sent for batting. If A wants to bat before J, 11 players का batting order मेरे को decide करना. Suppose that I am the coach of this IPL team. 11 players हैं और इनका मैं कोच हूँ, और इसमें इस टीम में 3 स्पेशल प्लेयर्स हैं. देयर आर 3 स्पेशल प्लेयर्स A, J एंड G. अब इन तीनों की डिमांड है कि सर मैं J से पहले, A ने बोला सर मैं J से पहले बैटिंग करूंगा, और J ने बोला कि सर मैं G के बाद में बैटिंग करूंगा. बात समझे? A J से पहले बैटिंग करना चाहता है और J G के बाद में बैटिंग करना चाहते हैं, है ना. Then the number of batting orders if other players could go in any order. बाकी सारे प्लेयर नॉर्मल प्लेयर है, वो किसी भी नंबर पर खेले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. तो इन 3 स्पेशल बैट्समैन की प्लेस को ऑब्जर्व करते हुए मैं कितने डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर बना सकता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दीज टू कंडीशन केयरफुली. A wants to bat before J. A J के पहले और J G के बाद में, है ना. इसको यहाँ से मत पढ़ो, यहाँ से पढ़ो. A J के पहले का मतलब J A के बाद में, J A के बाद में बैटिंग करेगा एंड J G के बाद में भी बैटिंग करेगा. 3 प्लेयर है A G J. J ने क्या बोला? J बोला कि सर मैं तो A के बाद में भी बैटिंग करूंगा और मैं G के बाद में बैटिंग करूंगा, यानी J तो है इन तीनों में सबसे नीचे बैटिंग करेगा, है ना. अब A और G पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं. ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए बहुत अच्छे से, बिकॉज पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन की लैंग्वेज है जस्ट लाइक अ बुलेट ऑफ राइफल. डेल्टा थीटा डिग्री भी अगर एंगल चेंज हो जाए तो उसके रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी होती है. तो J A के भी बाद में, J G के भी बाद में, इट मींस J सबसे बाद में बैटिंग करेगा. A और G पर कोई ऑर्डर को लेकर कोई फाइट नहीं है. तो पहले रोहित शर्मा को भेज दीजिए, बाद में विराट कोहली को भेजिए, या फिर पहले विराट कोहली आ जाए, बाद में आपके ये आ जाए. A मींस व्हाट? A मींस भाई मिस्टर रोहित शर्मा, और बाद में धोनी तो सबसे बाद में खेलेंगे ही खेलेंगे. बात समझ में आई क्या? तो ये 3 जो स्पेशल बैट्समैन है इंडियन टीम में, IPL टीम में, तो इनके 2 बैटिंग ऑर्डर आ रहे हैं. अगर इनको बैटिंग करानी है तो मैंने 11 मार्क्स बना लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ ये तीनों कंटिन्यूअस बैटिंग करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा. इन तीनों का जो ऑर्डर होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं. इन्होंने कहा J A के बाद में करेगा. बाद में करने के बाद तो हो सकता है यार A ओपनिंग पर है और J सबसे बाद में 10th प्लेस पर है, 5th प्लेस पर है, 4th प्लेस नहीं, इनके बीच में गैप्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले ये जो 11 प्लेसेस हैं, 11 प्लेसेस में से मैं उन 3 प्लेसेस को सिलेक्ट करूंगा जहां पर मुझे अपने ये टॉप बैट्समैन खिलाने हैं. तो उन 3 प्लेसेस का सिलेक्शन 11 C3 मैनर्स होगा. सपोज करो मैंने एक प्लेस ये पिक किया, एक ये पिक किया और एक ये पिक किया. तो ये जो इन 3 प्लेसेस को हमने पिक किया है, ये यहाँ पर इन 3 प्लेसेस हमारे स्पेशल बैट्समैन खेलेंगे. उन स्पेशल बैट्समैन को बैटिंग कराने के कितने ऑर्डर मेरे पास? 2. या तो मैं A G J वाला पैटर्न फॉलो करूंगा, इस ऑर्डर में या बैटिंग भेजूंगा, या फिर मैं ये वाला बैटिंग ऑर्डर भेजूंगा G A J. आ रही बात समझ में? तो इन 3 प्लेसेस को फिल करने में मेरे पास 2 मैनर होंगे. A G J टाइप से भी बैटिंग कराई जा सकती है और G A J ऑर्डर में भी बैटिंग कराई जा सकती है ना. तो अब ये 3 स्पेशल बैट्समैन थे, इनके स्लॉट डिसाइड हो गया. बचे हुए 8 प्लेयर्स हैं, इनको किसी भी ऑर्डर में खिलाओ यार, इनको तो बैटिंग चाहिए, तो कहीं पर भी खेल सकते हैं. into factorial 8. आ रही है बात बच्चों समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है.
अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जब भी मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे याद है आज से 10 या 12 साल पहले जब मैंने इसको बंसल क्लासेस में सबसे पहली बार पढ़ाया था, तो इसी तरह से बिल्कुल एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल इसी तरह। एक छोटा सा बच्चा एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और उसने क्वेश्चन को, उसने पहले कभी पीएनसी पढ़ा नहीं था, मैंने ही इसको सिखाया था, जो भी कुछ सिखा रहा था। उस बच्चे ने इसको देखते ही डायरेक्टली इसका आंसर बोल दिया था, सर फैक्टोरियल 11/3। मतलब पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और फिर उसने डायरेक्टली बोला, सर फैक्टोरियल 11/3 वन लाइन सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने इस आंसर को, आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या है, तो उसने ऐसे लिख लिया फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल, ये कैंसिल कर दिया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मैच कर, नहीं ऐसा नहीं। उसने थ्योरी भी, उसने एक्सप्लेन भी किया था क्लास में, मैंने पूछा था कैसे आपने निकाला, तो उसने बताया। उसने ये बोला था कि सर एक्चुअली अगर हम फैक्टोरियल 11 लिखते हैं, अगर 11 बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर हम फैक्टोरियल 11 लिखते हैं, तो इट मीन दैट कि उनमें से 11 में से ये जो 3 प्लेयर हैं, इन 3 प्लेयर के उसमें सारे के सारे ऑर्डर काउंट हो रहे हैं। ये जो काउंटिंग है फैक्टोरियल 11, उसमें बताइए कि इन 3 स्पेशल बैट्समैन के कितने ऑर्डर आपने काउंट किए होंगे। आई थिंक 6 ऑर्डर काउंट किए होंगे। देखिए कौन कौन थे 6, ए जी जे, ए पहले रख दीजिए, जे जी है ना, फिर जी ले आइए, जी ए जे, जी जे ए, उसके बाद फिर जे जी ए और जे ए जी। बताइए ये जो काउंटिंग हमने की फैक्टोरियल 11, जिसमें इन 3 बैट्समैन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इस काउंटिंग में इन 3 स्पेशल बैट्समैन के सारे ऑर्डर काउंट हो रहे हैं। लेकिन अपने को सारे ऑर्डर नहीं लेने, इन 6 में से केवल 2 ऑर्डर का आंसर निकालना है और बाकी चारों को नहीं काउंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 6 ऑर्डर का ही आंसर है, तो किसी एक ऑर्डर का आंसर चाहिए हो कि मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, पहले ए जाएगा बैटिंग करने, फिर जी जाएगा, फिर जे जाएगा, केवल एक ही ऑर्डर की बात करूं, तो उसका आंसर ऑब्वियस है, सारे केसेस इक्वली लाइकली होंगे, सभी केसेस का आंसर सेम आएंगे। तो एक केस का आंसर ये आएगा। अगर 2 केस का आंसर निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उस छोटे से बच्चे ने ये एक्सप्लेन किया था 12 इयर्स बैक, 2008 या 2009 के आसपास की बात है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास में और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, है ना। कनेक्टेड रहिएगा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।